नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम 2021 समान अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से दोनों पार्ट को देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम डेट है ये 24 अक्टूबर 2021 और आरओ का एग्ज़ाम है 5 दिसंबर 2021। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए जीएस पार्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आज जो हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, तो आइए जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों जो है सैटरडे स्पेशल आस्क मी एनीथिंग मैराथन अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री लाइव मेंटरिंग सेशन। इस क्लास में आपको हमारे टॉप एजुकेटर्स यूपीपीएससी, पीसीएस, यूपीएसआई और आरओ एंड यूपी एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी देंगे और फ्री क्लासेस में अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आप टॉप एजुकेटर्स के साथ, वो भी अनअकैडमी के। और एजुकेटर्स के साथ आप लाइव चैट करें जिससे आपकी तैयारी को वो सही दिशा मिल सके। इस अवसर को आप प्राप्त करें और अनअकैडमी का हिस्सा बने। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स के लिए, चाहे यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी पीसीएस का हो गया, यूपीएसआई हो गया, आरओ और यूपी एग्जाम का या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ये रेफरल कोड हमारा यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर। और आपको बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और कल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये जो अनअकैडमी की तरफ से आस्क मी एनीथिंग मैराथन केवल सैटरडे यानी कि कल 25 सितंबर को ये आपको देखने को मिलेगा, इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग 100 क्वेश्चन को हल किए थे, आज उसके आगे देखेंगे। ये तीसरा पार्ट है। तो मानव यकृत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यकृत प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है। दूसरा है कि यह शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायता करता है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो मानव यकृत के संदर्भ में यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विधायी अधिकार किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं होता है। तो इसमें विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करना ये राज्यपाल के विधायी अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ फल दिया गया, दूसरी तरफ उनका खाया जाने वाला भाग, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सेब का खाया जाने वाला भाग पुष्पासन कहलाता है, बिल्कुल सही है। आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। अमरूद का दिया गया है यहाँ पे पुष्पासन, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अमरूद का फल भित्ति खाया जाता है, ना कि जो है पुष्पासन। तो सी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध करता है। तो यह है आपका अनुच्छेद 323 का या फिर 323A, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, अधिक समय तक शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकावट अनुभव होने के लिए उत्तरदायी कारक है कौन सा। तो यह है आपका शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथा पीवी नरसिम्हा राव। तो इनकी नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके चुनिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले 1996 में ये बने थे और मात्र 16 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर 1998 से लेकर के 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर ये आपका 1990 से 1 साल के लिए प्रधानमंत्री थे, 1990 से 91 तक रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 1989 से लेकर के 1990 तक रहे प्रधानमंत्री। और पीवी नरसिम्हा राव ये 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे दिया गया है कि उनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम के साथ आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा चंद्रशेखर, उसके बाद आपका होगा यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव और लास्ट में हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे,
3, 2, 4, 1 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अम्ल दिया गया और दूसरी तरफ प्राकृतिक स्रोत दिया गया है। तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल सही। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है। साइट्रिक अम्ल संतरे में। टार्टरिक अम्ल मक्खन दिया गया है, गलत है। टार्टरिक अम्ल ये आपका अंगूर में जो है मिलता है। तो डी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत संघ का एक राज्य बनाया गया था? तो वह था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक संघ राज्य बनाया गया। और अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है? तो वह है पेप्सिन एंजाइम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ उनका संबंधित विषय दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरी अनुसूची दिया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन से संबंधित है, सही है। चौथी अनुसूची दी गई है पद ग्रहण करते समय विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ, तो ये आपका गलत है। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ना कि पद ग्रहण करते समय विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी तो एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ उनका पीएच मान दिया गया है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, सही है। दूध का 6.4 होता है, नींबू का 5.2, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नींबू का पीएच मान 2.4 से लेकर के 3.4 तक होता है और मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, तो सभी सुमेलित हैं, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निक्षय नामक ऐप किस बीमारी की ट्रैकिंग से संबंधित है? तो यह टीबी यानी कि क्षय रोग से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निक्षय ये आपका एक ऐप है जिसे जो है यानी कि टीबी की बीमारी जिनको है उनको ट्रैकिंग से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, जर्मनी के वाइमर संविधान से यह लिया गया भारत में आपातकाल। अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से लिया गया है आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, और रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और कनाडा के संविधान से लिया गया संघ यानी कि संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया के घटक हैं? पहला दिया गया ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा सभी के लिए सूचना, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चौथा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया के घटक, तो इसमें ब्रॉडबैंड हाईवे भी आ जाएगा, सभी के लिए सूचना भी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि सीमा प्रबंधन विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत में कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया 2045 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा ए विकल्प, मंत्रिमंडलीय सचिव ये सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया समितियाँ और दूसरी तरफ संबंधित विषय दिया गया है। तो ये ऑप्शन में है स्वामीनाथन समिति, ये जनसंख्या नीति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बी है तारापुर समिति, ये पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा है यानी कि सी विकल्प, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, ये भी सही है। और चौथा है यहाँ पे दांतेवाला समिति दिया गया कर सुधार से, तो ये गलत है। दांतेवाला समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, धन विधेयक के विषयों का संविधान में अनुच्छेद 110(1) में उल्लेख है। बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा, इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लोकसभा को लौटा सकता है, तो यहाँ पे जो है ये आपका सही नहीं है। तो पहला और दूसरा दिया गया कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर विकल्प पूछा गया तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई? तो यह आयोजित हुआ है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला जो दिया गया अनुच्छेद 266 धन विधेयक की परिभाषा बिल्कुल गलत है। आपने अभी ऊपर देखा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 110 में है धन विधेयक। तो पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 116 का में है लोकसभा द्वारा लेखा अनुदान पारित करना। तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। धन विधेयक की परिभाषा किस में? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण से यह प्रारंभ होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, तीसरा नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करना तथा अधिरक्षण करना। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य, तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना किसका काम है? तो ये भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। और तीसरा है नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करना तथा अधिरक्षण करना, ये सही नहीं है आपका। तो इसमें सही पूछा गया है कौन सा है? तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में यह है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क यानी कि हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है आपका गुजरात में, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में क्वाड समूह के राष्ट्रों के प्रमुखों ने पहली बार आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस समूह में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? यानी कि क्वाड समूह में सम्मिलित देश पूछा गया। तो पहला है भारत, दूसरा रूस, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका, पाँचवां ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका भारत शामिल है क्वाड में, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, रूस इसमें नहीं है। तो 1, 3, 4, 5 यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित किया गया था अप्रैल 1948 को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, किसी विषय पर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने हेतु आयोजित लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वैसे तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 3 उपग्रहों के संयोजन के रूप में PSLV C-51 द्वारा भारत के किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो वह यूनिटी सेट का, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास तथा प्रदूषण जैसी मानव निर्मित चुनौतियों पर प्रकाश डालने वाली मेकिंग पीस विद नेचर नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवास्त्र। और अगला जो प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो एक तरफ है जनगणना 2011 और दूसरी तरफ है राज्य क्षेत्र दिया गया। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है।
और वैसे देखा जाएगा तो आपका जो है यहाँ पे गोवा हो जाएगा सर्वाधिक नगरीकृत, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो महाराष्ट्र होगा यहाँ पे, ए का चौथा हो जाएगा। फिर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में, तो यह हो जाएगा मिजोरम, बी का पहला। फिर है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ का है, तो बिहार का है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, सी का हो जाएगा तीसरा। और लास्ट में बचा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश, डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 4-1-3-2 4-1-3-2 आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, सेंगे ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण निकली राख ने क्षेत्र के जनजीवन और फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। यह ज्वालामुखी अवस्थित है किस देश में, तो सेंगे ज्वालामुखी पूछा गया है किस देश में अवस्थित है, इक्वाडोर में है ये, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कहाँ पर, तो प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया, केवल विषुवतरेखीय क्षेत्र के आसपास के देश ही इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है कि हाल ही में इटली संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बना है। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कि पहला इसमें गलत है कि केवल विषुवतरेखीय क्षेत्र के आसपास के देश ही इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, सही नहीं है। दूसरा इसमें सही है आपका, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2। और ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में है और हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वह है गाजियाबाद, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मानव हाथी के बीच संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने हेतु किस राज्य द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट रिहैब प्रारंभ किया गया है, तो ये कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति को प्रदर्शित करती है, तो वह द्वितीय अवस्था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के 6.8% से वर्ष 2025-26 तक कितने प्रतिशत लाने की अनुशंसा की है, तो यह किया गया 4% तक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है EN.K. सिंह। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो यह बलिया में किया गया था, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, नासा के मंगल मिशन के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया, मंगल ग्रह के भूविज्ञान को समझना। दूसरा, अन्य उपग्रहों का अध्ययन करना। तीसरा है जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों का पता लगाना। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे मंगल मिशन के उद्देश्यों के पूछा गया है, तो मंगल ग्रह के भूविज्ञान को समझना इसका उद्देश्य है। उसके बाद जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों का पता लगाना, इसमें अन्य उपग्रहों का अध्ययन करना नहीं है। तो 1 और 3 यानी कि विकल्प जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क में किसके बढ़ते खतरे के संबंध में चर्चा की गई है, तो इसमें है तटबंध या पुराने बांध, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मोनप्पा हस्तनिर्मित कागज के पुनरुद्धार हेतु खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है
तो ये जारी किया जाता है समुद्री तटीय क्षेत्रों को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल है 340 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है ललितपुर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जनगणना 2011 के अनुसार। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो वह है गाजियाबाद। तो दोनों याद रखिएगा, यदि पूछा है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो गाजियाबाद। और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है, तो ललितपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काला नमक चावल को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह सिद्धार्थनगर में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश की किस झील में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह है रामगढ़ ताल झील। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह जो है इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। और अंतिम यह क्वेश्चन है कि मिशन हेलियोफिजिक्स का संबंध किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है सूर्य और सौरमंडल में होने वाली घटनाओं से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस और आरओ 2021 परीक्षा के लिए जीएस श्रृंखला का तीसरा पार्ट। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आज इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।